स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है त्रिशंकु की मलिका। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चित्रकूट पर्वत के चित्रकूट के पर्वत पर जादूगर भैरवनाथ की शिष्या कपाल भैरवी कई वर्षों से अनेक कष्टों को सहती हुई घोर तपस्या में लीन थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव पार्वती ने उससे दर्शन दिया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं देवी, कहो क्या वर चाहती हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई भगवान। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी की मलिका बनना चाहती हूँ, पूरी धरती की साम्राज्ञी। कपाल भैरवी के शब्द ने भगवान शिव को उलझन में डाल दिया था। क्या प्रभु, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं भैरवी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें पृथ्वी के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति से विवाह करना होगा। इतना कहकर शिव पार्वती प्रस्थान कर गए। आपने ऐसा वर क्यों दिया स्वामी? हम उसकी भक्ति से प्रसन्न थे प्रिय। प्रसन्न होने का यह मतलब तो नहीं कि ऐसा वर दे दिया जाए कि वह पृथ्वी के लिए मुसीबत का कारण बन जाए। हम तुम हमारे वर की गहराइयों को समझती नहीं प्रिय। पहली बात तो यह है कि भैरवी पृथ्वी की मलिका बन ही नहीं सकती। भला कोई तेज बुद्धि वाला युवक हजारों वर्ष की आयु वाली भैरवी से विवाह कैसे कर सकता है? देखती हूँ आपकी बात कहाँ तक सच निकलती है। इधर वरदान पा जाने के घमंड में कपाल भैरवी के अट्टहासे चारों दिशाओं को गुंजित कर रहे थे। हा 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 हा। पृथ्वीवासियों, महान कपाल भैरवी शीघ्र ही तुम्हारी महारानी बनने वाली है। सारी पृथ्वी मेरे गुलाम होगी, मेरी गुलाम होगी। फिर जादुई खोपड़ी मेरा विमान प्रकट करो दूसरे ही पल। और जब खोपड़ी का आकार काफी विशाल हो गया तो कपाल भैरवी उसके मुख में बैठ गई। गुरुदेव भैरवनाथ के पास चलो, जैसा आज्ञा स्वामिनी। अगले ही पल जादूगर भैरवनाथ के यहाँ पहुंचकर, गुरुदेव की जय हो, मैं सफल हो गई गुरुदेव। मुझे तुम पर गर्व है कपाली। अब शीघ्र ही सारा संसार अपने कदमों तले होगा। लेकिन अभी एक समस्या है गुरुदेव। कैसी समस्या? कपाल भैरवी ने अपना और शिव का वार्तालाप भैरवनाथ को कह सुनाया। यही एक समस्या है गुरुदेव। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ढूंढ निकालना भूसे में से सुई निकालने जैसा है। समझ गया कपाली, तुम हमसे मदद चाहती हो। काफी देर सोचने के बाद, कपाली, हमने हजारों वर्ष पहले लाल समुद्र पर तिलिस्म किला बनाया था। तुम उसमें परिवर्तन करके कदम कदम पर दिल दहला देने वाली मौत बिछा दो। वही एक जगह जादुई लाल मणि रख दो और फिर पूरी पृथ्वी के लोगों में ऐलान करा दो कि जो भी लाल मणि लाएगा वह पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति होगा। लाल मणि तक उस तिलिस्म को पार करके केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो सबसे ज्यादा बुद्धि, साहस और बल रखता हो। और फिर कपाल भैरवी के आदेश पर सैकड़ों नर कंकाल तिलिस्मी किले के पुनर्निर्माण में लग गए। 6 महीने बाद तिलिस्मी किला पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसी रात कपाल भैरवी ने मंत्रों के बल पर अपनी प्रतिछाया को पूरे संसार में दिखाया। हा हा हा। पृथ्वी वासियों सुनो, तुम में से जो कोई भी लाल समुद्र पर बने तिलिस्मी किले में से लाल मणि पा लेगा वह सारी जिंदगी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रहेगा। इधर विक्रमगढ़ के राजा चंद्रसेन के पेट में अनेकों सालों से दर्द था और आज वह दर्द इतना बढ़ गया कि वे बेहोश हो गए थे। पिताजी महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? तभी, विक्रम विक्रम जल्दी बाहर आओ। राजपुरोहित ने जब वह अजीब दृश्य राजकुमार विक्रम को दिखाया, यह तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन पिता की बेहोशी का ख्याल आते ही, पुरोहित जी, आपको पता है कि पिताजी महाराज बेहोश है, फिर भी आपने मुझे यह सब दिखाने। मैं सच जानता हूँ मैं सब जानता हूँ युवराज, लेकिन अगर तुम प्रयत्न करो तो महाराज की यह बेहोशी खत्म हो सकती है। क्या सच वाकई ऐसा हो सकता है पुरोहित जी? हाँ, अगर तुम लाल मणि लाकर महाराज को छुआ दो तो। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह लाल मणि कभी तुम्हारे दादाजी के पास थी युवराज, जो कि उन्होंने उनके गुरु ने दी थी। कपाल भैरवी की माँ ने उस मणि को छीनने के लिए तुम्हारे दादाजी पर हमला कर दिया था, लेकिन वह मारी गई। फिर कपाल भैरवी का गुरु धोखे से वह मणि ले उड़ा था। 7वां पेज मेरे पास नहीं है दोस्तों, इसीलिए 8वां पेज से शुरू करते हैं। फिर एकाएक लोगों में भगदड़ मच गई।
जल्दी भागो वरना उस ड्रैगन का ग्रास बनना होगा, भागो। उधर जैसे ही पीछे आते ड्रैगन ने सांस खींची। चबड़ चबड़। ओह! विक्रम सहित कुछ ही व्यक्ति तिलिस्म किले के अंदर पहुंच पाए पाए थे। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम अंदर आ गए, वरना वे ड्रैगन हमारी भी हड्डियां चबा जाता। लेकिन तभी वे संभल भी ना पाए थे कि अरे रे, यह तो फर्श तो हिल रहा है। हिल नहीं रहा बल्कि अपने स्थान से खिसक रहा है। जरूर कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे यह कड़े पकड़ लेने चाहिए। शीघ्र ही विक्रम ने कड़ों की तरफ जंप लगा दी। अगले ही पल, ओह नीचे तो आग है, बचाओ बचाओ! ओह उफ! सभी उस मौत की भट्टी में जलकर खाक हो गए थे। कुछ ही क्षण में फर्श फिर अपने स्थान पर आने लगा और पहले की भांति सामान्य हो गया। शुक्र है मैंने यह कड़े पकड़ लिए थे, नहीं तो मैं भी औरों की तरह जलकर राख हो गया होता। तभी वहां एक सिंहासन प्रकट हुआ। ओह, यह सिंहासन पहले तो यहाँ नहीं था। अब अगर इस कमरे से निकलना है तो इस पर ही बैठना होगा। यह सोचकर विक्रम एक छलांग मारकर उस सिंहासन पर बैठ गया। विक्रम के बैठते ही सिंहासन तेजी से एक तरफ उड़ने लगा। यहाँ यहाँ की हर चीज विचित्र है। यह सिंहासन अपने आप ही उड़ रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद, ओह यह क्या मुसीबत है! सिंहासन से गिरने के बाद विक्रम अंधेरे कुएं में नीचे दूर तक गिरता चला गया। विक्रम के नीचे गिरते ही वह अपनी फर्श अपने आप बंद हो गया था। कुछ देर बाद विक्रम एक अन्य कक्ष में था। अचानक वहां एक आवाज गूंज उठी। तुम बुद्धि और साहस के बल पर यहाँ तक तो पहुंच गए हो युवक, मगर यहाँ से बचना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही देर में यह कमरा इतना गर्म हो जाएगा कि तुम यहाँ भुन जाओगे। अतः बच सको तो बचो। कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं जहां से बाहर निकला जा सके, लेकिन यह मूर्ति कहीं इसी में यह से निकलने का राज ना छिपा हो। और जैसे ही विक्रम ने मूर्ति को छुआ, अरे यह क्या! इसने तो मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। अभी विक्रम कुछ कर पाता उससे पहले ही यह तो मुझे अपने मुंह में रख रही है। इष्ट देव मेरी रक्षा करना। मूर्ति के मुंह में जाने के बाद विक्रम को एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। अरे यह तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं, मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगले ही पल उधर कपाल भैरवी अपने जादुई कमरे में बैठी इन सारे दृश्यों को अपने चमत्कारी ग्लोब पर देख रही थी। हा, सचमुच बड़ा ही बहादुर और साहसी युवक है। उधर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर आकर विक्रम सोच रहा था, मुझे सामने उस दरवाजे तक पहुंचना है, पर फर्श के होते हुए ऊपर छत पर यह जंजीरें क्यों लटक रही है? जरूर कोई चक्कर है। पहले कटार फेंक कर देखता हूँ। विक्रम द्वारा फेंकी गई कटार ज्यों ही फर्श पर गिरी वह मोम की भांति पिघलने लगी। अगले ही पल, ओह यह तो मौत ही मौत बिछी हुई है। तो यह जंजीरें इसीलिए यहाँ लटकाई गई है। और विक्रम जंजीरों के सहायता से आगे बढ़ रहा था। अगर फर्श पर चलता तो मेरा भी हाल कटार की तरह हो गया होता। कुछ ही देर बाद, हे भगवान, अभी इस लाल मणि के लिए ना जाने और क्या क्या मुसीबतें भोगनी होगी। तभी, ए बहादुर सुनो, पीछे देखो, पीछे। अरे मैना, तुम मनुष्य की भाषा भी बोलती हो, आश्चर्य है। पक्षी होकर मनुष्य की भाषा? हाँ, यह यहाँ की हर बात विचित्र है। यह तिलिस्मी मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ है। पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी, मगर किस तरह? वे तुम्हें वक्त आने पर पता लग जाएगा। फिलहाल तो तुम उस लाल ईंट को बाहर खींच लो। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर लाल ईंट बाहर खींच ली। अरे इसमें तो त्रिशूल रखा है। यह त्रिशूल तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन तुम्हें इस त्रिशूल के बारे में कैसे पता चला? यह त्रिशूल भैरवनाथ का है युवक, जिसे मैंने मैना बनने से पहले चतुराई से प्राप्त कर लिया था और यहाँ छिपा दिया था। लेकिन तुम मैना कैसे बनी? यह एक लंबी कहानी है जिसे वक्त आने पर बताऊंगी। अरे रे बचो युवक, तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तुरंत इस त्रिशूल को अपने ऊपर कर लो। विक्रम को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। उसे जल्दी से त्रिशूल ऊपर की ओर कर दिया।
कुछ ही देर में सारे हथियार ध्वस्त हो चुके थे। अरे वाह, यह त्रिशूल तो वाकई चमत्कारी है। इधर कपाल भैरवी के कक्ष में, ओह, लगता है पृथ्वी पर सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला और बहादुर व्यक्ति यही है। तभी पीछे से भैरवनाथ प्रकट हुआ। कपाली, अब यह राजकुमार शीघ्र ही हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं गुरुदेव? ज्यों ज्यों यह राजकुमार तिलिस्म को तोड़ता हुआ लाल मणि तक पहुंच रहा है, त्यों त्यों यह समझो कि हमारा काल नजदीक आता जा रहा है। गुरुदेव, आप यह क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उसे तुम सहन नहीं कर सकोगी। आप बताएं तो सही गुरुदेव। तो कान खोलकर सुन। जब तक तू जिससे बदला लेने की आग में जल रही थी, यह युवक उसी का पोता है। उसी के दादा ने तेरी माँ काल भैरवी का अंत किया था। क्या? हाँ कपाली, उसी खानदान का यह राजकुमार हमारा काल है। अब यह तेरी बहन रुद्राक्षी को समाप्त करेगा, जो नागिन बनकर इसके पिता के पेट में दर्द कर रही है, जिसका इलाज राजपुरोहित ने लालमणि बताया है। कपाली कपाल भैरवी का चेहरा गुस्से की अधिकता से भयानक हो उठा। बस गुरुदेव बस, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगी। चंडालू! कपाल भैरवी के पुकारते ही ग्लोब पर एक कंकाल प्रकट हुआ। क्या हुक्म है महारानी? चंडालू, तिलिस्मी किले में बढ़ रहे युवक को तुरंत समाप्त कर दो। जो हुक्म महारानी। लेकिन लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी पृथ्वी की साम्राज्ञी बनने की इच्छा पूरी नहीं होगी कपाली। वह सब बाद में देखा जाएगा गुरुदेव। पहले इस खानदानी दुश्मन को तो समाप्त कर दूं। उधर उस कक्ष का दरवाजा खोलकर जैसे ही विक्रम मैना सहित बाहर निकला। मैना, यह तो सामने से कंकालों की पूरी फौज आ रही है। घबराओ नहीं कुमार, हिम्मत से मुकाबला करो। तुम्हारे पास अब चमत्कारी त्रिशूल है। कुमार, जल्दी से त्रिशूल का प्रयोग करो। हा 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 हु। शीघ्र ही सू सू ओह। देखा कपाली, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ गई। इसका मतलब यह नहीं हुआ गुरुदेव कि मैंने हार मान ली है। मैं उसकी कब्र इसी तिलिस्म में बनाकर रखूंगी। फिर जाओ जादुई खोपड़ी, जाकर उस युवक को खत्म कर दो। जो आ गया महारानी। फिर जादुई खोपड़ी कमरे से बाहर निकल गई। हा 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 हा। मूर्ख युवक, देख तेरी मौत का पैगाम आया है। हा हा हा। डर मत विक्रम, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः अपने जादुई त्रिशूल की मदद लो। चमत्कारी त्रिशूल, मुझे अमेघ ढाल दो पलक झपकते ही। धन्यवाद चमत्कारी त्रिशूल। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी ज़बरदस्त कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।